Hello guys, a very warm welcome to my YouTube channel. My name is Prachi Tekriwal, and as you know, this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in labor welfare code 55, and also for those who are preparing for other public sector examinations and IBPS specialist officer from human resource management. Okay, so if you are also preparing for all these examinations or you are MBA student, you can watch these videos as it will be very helpful for you. Okay, तो आपको हम लोग क्या करने वाले हैं आज जो है, आज हम लोग क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियसली मतलब पहले ही आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं या इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो हम लोग वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड क्लास को स्टार्ट करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि जब भी कोई नए टॉपिक्स अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस ऑफ द ILO रिलेट्स टू द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी क्या है कि जाहिर सी बात है इसमें कुछ ये सारे जो टर्म्स है ना, बेसिकली आप उससे अवेयर होगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली आई नो कि आप लोग ये सारे टर्म्स से अवेयर होगे। तब भी इसको अगर हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन कर ले तो बेटर होगा। ठीक है, तो जब हम लोग ILO की बात करते हैं तो बेसिकली ILO क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जो कि सेटअप हुआ था 1919 में और इसका हेडक्वार्टर बना था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, तो ILO बना क्यों, बिकॉज जो वर्कर्स जो थे, जो लेबर्स थे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको किसी भी तरीके के हैरेसमेंट और किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। ठीक है, और साथ में आपने देखा है ना कि बहुत सारे वर्कर्स, इन सारे वर्कर्स को एक जो है राइट मिला हुआ है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। ठीक है, एसोसिएशन बनाने का, जो कि ट्रेड यूनियन के फॉर्म में बनते हैं बेसिकली। तो ये जो राइट्स है ना, ये बेसिकली ILO ने ही प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ILO में बेसिकली 47 कन्वेंशंस हैं। अगर इंडिया की हम बात करते हैं तो 47 कन्वेंशंस और 1 प्रोटोकॉल जो है, एक प्रोटोकॉल जो है इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है। लेकिन इसमें से 8 ऐसे कन्वेंशंस हैं जो कि बेसिकली फॉलो होते हैं। ठीक है, इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी में से एक कन्वेंशन ऐसा है जो कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि वर्कर्स को ये फ्रीडम मिलता है कि वो अपना एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये किस कन्वेंशन में दिया गया है, तो बेसिकली आपको वही चीज़ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से कन्वेंशन है, यहाँ पे 87 है कन्वेंशन, उसके साथ यहाँ पे कौन सा कन्वेंशन है, यहाँ पे 100 है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, 29 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बेसिकली यहाँ पे 29, 105 भी है, तो इन चारों में कौन सा कन्वेंशन है जो कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे किससे स्टार्ट करते हैं, चलिए आंसर से ही स्टार्ट कर लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना, वो होगा 1। ठीक है, यानी कि कन्वेंशन नंबर 87। तो जो कन्वेंशन नंबर 87 है, बेसिकली इसी में दिया गया है कि वर्कर्स को एक फ्रीडम है। ठीक है, उनको एक आज़ादी मिली हुई है कि वो अपना एसोसिएशन जो है वो बना सके। ठीक है, और इसके साथ अगर हम लोग जैसे कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं अपना, तो ये जो सारे हैं ना, ये सारी चीज़ें कन्वेंशन नंबर 87 में प्रोवाइड की गई हैं। तो आपको ये चीज़ें बेसिकली पता होनी चाहिए, बिकॉज आपसे इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। जैसे कि अगर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पूछा तो आपको 87 पता हो गया। इसी तरह से अगर इक्वल रेम्युनरेशन के लिए पूछा जा रहा है तो कौन सा कन्वेंशन होगा, बेसिकली वो होगा कन्वेंशन नंबर 100। ठीक है, यानी कि 87 में आपको फ्रीडम मिला, आप अपनी ग्रुप बना सकते हो, ट्रेड यूनियन बना सकते हो। ठीक है, और कन्वेंशन नंबर 100 में आपको क्या मिला, इसमें आपको इक्वल रिम्यूनरेशन मिला। यानी कि अगर वो नहीं फर्क पड़ता कि वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है, किस कास्ट, किस जाति, किस धर्म से आता है, अगर एक तरह के स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं, एक तरह के काम हो रहे हैं, तो वहाँ पे इक्वल रिम्यूनरेशन का जो है वो प्राविधान होता है बेसिकली। ओके, तो अब इसी तरह से अगर हम लोग 29 की बात करें, कन्वेंशन नंबर 29 की बात करें, तो इसमें बेसिकली होता है फोर्स्ड लेबर। ओके, फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन है, यानी कि आप किसी भी तरीके का, जो जैसे पहले बंधुआ मजदूरी होती थी ना, तो उनसे फोर्स करके उनसे जो है
लेबर कर मतलब उनसे काम लिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आप करवा सकते। कन्वेंशन नंबर 105 की बात करें तो इसमें एबॉलिशमेंट ऑफ फोर्स लेबर, ठीक है, एबॉलिशिंग द ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन है बेसिकली। तो यहाँ पे एबॉलिशमेंट की बात की गई थी, जो कि ये बंधुआ मजदूरी होती है, किसी तरह के लोगों को आप मजबूर करके जो उनसे काम कराते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 कन्वेंशन है, तो आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए, और बाकी जो कन्वेंशन है आपको उनके बारे में भी जो है क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन आपसे बनता है, एग्जाम में आता है, तो आपको आराम से 2 मार्क्स जो है वो मिल सके। ओके, तो अगर आपको इसमें से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको उसके आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो बेसिकली दैट इज अ केस स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, a dispute has arisen regarding admission of membership of a union which is a registered and recognized trade union, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड यूनियन क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक रजिस्टर्ड और ट्रेड रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन की बात कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मेंबरशिप लोगों को बनानी है, ठीक है, कुछ वर्कर्स हैं मेंबरशिप बनानी है। फ्यू वर्कर्स हैड फाइल्ड अ जॉइंट एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ दैट यूनियन, तो कुछ वर्कर्स ने उसमें अप्लाई किया, ठीक है। The application was not considered because the application was not in accordance with the procedure laid down by the यूनियन, ठीक है। लेकिन वो एप्लीकेशन क्या हुई, वो एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर नहीं की गई, ठीक है। तो इस केस में फिर क्या हुआ, उसको उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर अब क्या हुआ, एग्रीव बाय दिस, इस चीज़ से दुखी होके, परेशान होके, ठीक है, यानी गुस्सा होके, द वर्कर्स फाइल्ड अ कंप्लेंट बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 28(1)(a), ठीक है। आपको ये सेक्शन याद रखना है, उन्होंने इसके अंडर में क्या किया, कंप्लेन कर दिया, ठीक है। जो ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रार होता है बेसिकली उसको कंप्लेन करते, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सेटल द इशू। अब आपको इसमें बताना है कि ऐसी कौन सी इसमें अथॉरिटी होगी जो जिम्मेदार होगी इस इशू को सेटल करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली मामला क्या है, यहाँ पे ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप की एडमिशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये जो है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के पास कंप्लेन की गई, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आप हाई कोर्ट के पास जाओगे या सिविल कोर्ट के पास जाओगे, डेफिनेटली नहीं ना। तो यहाँ पे आपका तो वैसे भी हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास अब एक ऑप्शन है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेड यूनियन में एडमिशन के लिए, यानी वहाँ की मेंबरशिप पाने के लिए, जो भी उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो बेसिकली वो किस में आता है, वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में आता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ठीक है। आपको यानी याद रखना है कि ट्रेड यूनियन में मेंबरशिप में एडमिशन के लिए अगर वहाँ से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सेटल कौन करता है, वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल करती है। ओके, ये आपको आंसर जो है वो पता होना चाहिए, और ये आपको ये चीज पता भी रहेगी, तो अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसी केस स्टडी बनती है तो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजली। ओके फाइन, और भी कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज फाउंडर ऑफ अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, ठीक है। जो अमेरिकन फेडरेशन है लेबर्स की, तो ये बेसिकली इसके फाउंडर कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर कार्ल मार्क्स की बात करें, तो भाई जो कार्ल मार्क्स है ना, तो ये जो है रेडिकल ट्रेड यूनियन के लिए बहुत जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है ट्रेड यूनियन के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी कुछ कहा है, काफ़ी कुछ बातें की हैं। इसी तरह से अगर हम लोग सिडनी और बिट्रेस वेब की बात करें, तो अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो आपको भी याद होगा कि सिडनी और विट्रेस वेब, इन्होंने जो है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात की थी, यानी कि जैसे कि हम लोगों को अपने देश में डेमोक्रेसी मिली हुई है, इसी तरह से इंडस्ट्रीज में वर्कर्स को डेमोक्रेसी मिलती है, ठीक है ना। तो वो अपने राइट्स तक अपने राइट्स की डिमांड कर सकते हैं, वो जो है अपनी बातें सामने रख सकते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए बोल सकते हैं, सब चीज़ों के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली राइट्स मिला है। तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात की थी सिडनी एंड बिट्रेस वेब की, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे आते हैं सैमुअल गोम्पर्स, ठीक है। अब इन्होंने ही बेसिकली अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के ये क्या है, फाउंडर है, ठीक है। तो बेसिकली आपको आंसर क्या मिल गया, आंसर मिल गया आपको 3
ठीक है। और इसके इन्होंने कब फॉर्म किया था? 8 दिसंबर 1886 में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आपको ये जो है क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। यानी कि सैमुअल गोम्पर्स ने अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर की फाउंडेशन रखी थी 8 दिसंबर 1886 में। कार्ल मार्क्स जो है रेडिकल ट्रेड यूनियनिज्म के फाउंडर थे, जिससे जुड़े हुए हैं। सिडनी एंड बेट्रेस पे अपनी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात की थी। अब वॉल्टर गॉर्डन मेरिट ने क्या किया था? इन्होंने जो है बेसिकली ही इज एंटागोनिस्ट ऑफ ट्रेड यूनियंस। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ना, प्लीज राइट इट डाउन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी पॉइंट। लाइक अगर किसी भी तरह के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। फाइन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस फॉर्म पार्ट ऑफ जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम प्रोपाउंडेड बाय हंस सेली, ठीक है। और इसमें आपको 4 जो है पॉइंट्स दिए गए हैं: अलार्म रिएक्शन, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, स्टेज ऑफ एग्जॉशन और स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात हो रही है, किसके स्टेज की बात हो रही है? जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको गैस भी बोला जाता है। अब आपको ये बताना है कि जो ये टर्म है ना, बेसिकली जो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? मतलब ये जो गैस टर्म है बेसिकली ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो आपका एक चैप्टर है, एक यूनिट, मतलब लाइक एक टॉपिक है स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो है ना बेसिकली जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बेसिकली ये जुड़ा हुआ है स्ट्रेस से, ठीक है। यानी कि आपको इसमें क्या करना है, इसमें बेसिकली आपको बताना है कि जो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम है, ठीक है, ये जो कि प्रोपाउंड किया था किसने? हंस सेली ने, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए ये एक आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई आपसे पूछे कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम को किसने दिया था, हु प्रोपाउंडेड द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम और गैस, व्हाट यू विल से? हंस सेली। ओके, तो जो हंस एली ने उसको दिया है, उसके स्टेजेस को बताया। तो आपको बताना कि इन चारों में से कौन ऐसा है जो कि इसके स्टेजेस में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है? अलार्म रिएक्शन, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, स्टेज ऑफ एग्जॉशन और उसके अलावा आपका आता है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारी बॉडी क्या करती है, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस होती है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को किसी तरीके का अलार्म मिलता है। जैसे कि जो हम लोग बहुत थकान महसूस करने लगते हैं, हम लोगों का काम में मन लगना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये अलार्म होता है, ये बताते हैं कि भाई आपकी बॉडी ना अब स्ट्रेस्ड हो चुकी है, ठीक है, थक चुकी है। तो आपको उसको क्या करना है ना, उसको रेस्ट देना है, ठीक है। आपको अपने दिमाग को रेस्ट देना है, ठीक है। तो बेसिकली तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग गैस की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेज ही होता है अलार्म रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको अलार्म मिलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने दिमाग को शांत रखते हैं? नहीं रखते हैं, हम लोग उसके बावजूद भी काम करते रहते हैं, ठीक है। तो चीज़ों का स्ट्रेस लेते ही रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यानी क्या कर रहे हैं, हम लोग उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो अलार्म हमें मिल रहा है उसको हम लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा? स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि हो गया आपका सेकेंड स्टेज, ठीक है। अब इसमें 3 ही स्टेज होते हैं, तो तीसरा स्टेज कौन सा होगा? अब जाहिर सी बात है, आपने अपनी बॉडी की नहीं सुनी, उसको रेजिस्ट किया, तो व्हाट विल हैपन? आप जो है एग्जॉस्ट हो जाओगे, यानी कि आ जाएगा स्टेज ऑफ एग्जॉशन। ओके, तो यहाँ पे आपका बेसिकली आंसर क्या बना? 1, 3 एंड 4, यानी ये 3 स्टेजेस हैं। मतलब अगर सीक्वेंस वाइज लगाना हो तो 1, 4, 3 हो जाएगा, लेकिन अगर इसको आपको क्या करना है, इसके सिर्फ आपको ऑप्शंस बताने हैं ना, तो 1, 3, 4 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ये आपका आंसर मिल गया। तो आपको याद रखना है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड है, इसको दिया था हंस सेली ने। उन्होंने 3 स्टेज बताए थे स्ट्रेस के, जिसमें सबसे पहले हमारी बॉडी अलार्म देती है, फिर हम लोग उसको रेजिस्ट करते हैं और फिर हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है आपका स्टेजेस इसमें आते हैं। फाइन, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट आर नॉट लीगली अप्रूव, ठीक है। अब हम लोग क्या है, हम लोग की जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होती है यानी कि डिस्प्यूट होते हैं, उसके फॉर्म्स होते हैं, जिसमें कि स्ट्राइक होता है, घेराव है, लॉकआउट है और गो स्लो है, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्राइक क्या होता है, जिसमें वर्कर्स काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है। घेराव क्या होता है, वर्कर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को या मैनेजर्स को, मतलब सॉरी मैनेजर्स को क्या करते
करते हैं, उसको घेर करके, ओनर्स को घेर करके क्या करते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लॉकआउट करते हैं। यानी कि लॉकआउट कौन करता है, ये मैनेजमेंट करती है भाई, जो काम करने वाली जगह होती है उसी को क्लोज कर देती है। और गो स्लो मतलब क्या करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनको जब अपनी बात मनवानी होती है तो वो क्या करते हैं, काम को धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। यानी कि एक दिन में जहाँ पे वो 10 यूनिट अगर प्रोड्यूस कर सकते थे तो वो 2-3 इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यानी कि मैनेजमेंट को अल्टीमेटली परेशान होकर उनकी बात माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि ये जो है इस कौन सा ऐसा ऐसी इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का जो है फॉर्म है, ठीक है, इन चारों में से ऐसा कौन सा फॉर्म है जो कि इलीगल है, ठीक है, यानी कि वो लीगली अप्रूव नहीं है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि स्ट्राइक तो अभी भी होते हैं ना, तो नॉर्मली स्ट्राइक तो लीगल हो गया, तो डेफिनेटली 1 आपका आंसर होगा नहीं। तो यानी कि ये जो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट है ये आपका क्या होगा, कट जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट आंसर होगा ही नहीं। फिर घेराव की बात करते हैं तो घेराव तो इलीगल है ही, ठीक है ना, आप किसी को घेर के थोड़ी ना अपनी बात मनवा सकते हो। तो थर्ड और फोर्थ में भी दोनों में ही 2 है, तो अभी तो कोई कटने का ऑप्शन नहीं है। फिर लॉकआउट की बात करते हैं, लॉकआउट हो सकता है ना, डेफिनेटली लॉकआउट हो सकता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट चाहे तो लॉकआउट कर सकती है, यानी कि आपका जो है 3 भी इलीगल नहीं है, तो यानी कि गो स्लो इलीगल है, यानी कि बिना आप नोटिस के आप क्या कर सकते हो, आप अपने काम को धीरे नहीं कर सकते हो। यानी कि 2 और 4 क्या होंगे, आपका राइट आंसर है। यानी कि जो आपका घेराव है, जो गो स्लो है, बेसिकली ये रॉन्ग टेक्निक है, ये इलीगल टेक्निक है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एन एस्टैब्लिशमेंट फॉर इट टू कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ठीक है। तो जो ग्रेच्युटी एक्ट है, ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, उसमें जो है बेसिकली कितने मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने एम्प्लॉयज कम से कम होने चाहिए इस एक्ट के वहाँ पे लागू होने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है, सबसे पहले ग्रेच्युटी देखिए उसको पे की जाती है जिसको मतलब एक तरह का ये आपको बेनिफिट है, जो एम्प्लॉयज़ रिटायर हो जाते हैं या सेपरेशन हो जाता है उनका, ठीक है, तो ग्रेच्युटी उन्हीं को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। किसी भी तरीके का सेपरेशन बाद में होता है उनका कंपनी से, तो बेसिकली ग्रेच्युटी उनको प्रोवाइड की जाती है। तो लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि भाई ग्रेच्युटी पाने के लिए आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 5 साल जो है आपको वहाँ पे काम करना ही है, ठीक है ना, जहाँ पे ये एक्ट लागू होता है। तो बेसिकली ये एक्ट जहाँ पे लागू होता है वहाँ पे कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो इसकी बात की जाए तो वहाँ पे मिनिमम जो है आपके 10 मेंबर्स होने चाहिए, यानी 10 या उससे ऊपर होते हैं तो वहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है। और उसके लिए भी आपको कम से कम वहाँ जो वर्क टेन्योर होता है वो 5 साल का होना चाहिए, यानी आपने वहाँ पे 5 साल कम से कम काम किया हुआ हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है कंपल्सरी आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, जो कंपल्सरी आर्बिट्रेशन होता है वो उसको और क्या कहा जाता है। तो देखिए आपकी जो सेटल करने का बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं ना, उनको सेटल करने का कई सारा तरीका होता है, जैसे कि स्टैट्यूटरी मेथड होते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी मेथड होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ फॉर्म्स होते हैं तो इनके थ्रू किया जाता है। तो जहाँ जैसे कि स्टैट्यूटरी यानी कि जो लीगल होते हैं बेसिकली, ठीक है, यानी कि उसको आप के ऊपर इम्पोज करते जाता है, नॉन स्टैट्यूटरी जो अपनी मर्जी से आप करते हो, ओके। तो अभी देखिए कंपल्सरी आर्बिट्रेशन है तो इसको क्या कहा जाता है, तो डेफिनेटली वॉलंटरी आर्बिट्रेशन तो नहीं कहा जाएगा, ठीक है। फिर इसमें इसी तरह से मेडिएशन भी आप इनको नहीं कह सकते। कंसाइलेशन होता है, लेकिन कंसाइलेशन में भी क्या होता है, इसमें आपका शो नहीं रहता, तो यहाँ पे कंपल्सरी आर्बिट्रेशन को क्या कहते हैं, एब्जुडिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बेसिकली आपका क्या है, एब्जुडिकेशन, ओके। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या करते हैं, यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी दी जाती है एंड आपको उसको क्या करना है, उसकी बातों को फॉलो करना है, ओके। यानी कि जो वो कहेंगे वो आपको क्या करेंगे, आप क्या करोगे उसको, आपको उसको अडॉप्ट करना है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या बन रहा है कि यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैच करवाना है। तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका क्या है, रेड हॉट स्टोव रूल, इंफॉर्मेशन एंड इंटरपर्सनल रोल्स,
14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, अब तो देखिए भाई यहाँ पे फिर से ह्यूमन रिलेशन आपके आ गया, मेरा फेवरेट है ये टॉपिक। तो ये जो ह्यूमन रिलेशन है ना, तो ये एल्टन मायो ने ही दिया है। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो ये ह्यूमन रिलेशन का किससे जुड़ा होगा, एल्टन मायो से, यानी कि डी का 4 है। तो यानी कि डेफिनेटली आपका ये जो थर्ड पॉइंट है ये कट गया, क्योंकि यहाँ पे डी का 1 लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट का भी डी का 1 लिखा हुआ है, तो ये भी कट गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में डी का 4 है, तो ये हो सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 14 प्रिंसिपल्स जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड आपका आता है, स्कैलप चेन आता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, बेसिकली किसने दी थी, हेनरी फ्योल ने दी थी। तो हेनरी फ्योल को क्या कहा जाता है, उनको गुरु कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, मतलब उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है, तो हेनरी फ्योल को बोला जाता है। उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स के थ्रू ये चीज़ साबित की। तो ये है बेसिकली आपका। देखिए सी का भी क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, तो दोनों में ही सी का 3 है। अब देखिए, अब जो हम लोगों को फाइनली मिलेगा वो उसमें जो है वो आपका होगा। ठीक है, अब रेड हॉट स्टोव रूल। ठीक है, बेसिकली ये डिसिप्लिनरी एक्शन का एक तरीका होता है जो कि दिया था डॉगलस मैकग्रेजर ने। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ए का 2 हो गया आपका, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आंसर बन रहा है आपका, फर्स्ट वाला बन रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1। तो रेड हॉट स्टोव रूल बेसिकली क्या था, डॉगलस मैकग्रेजर ने कहा था कि जैसे हम लोग गरम तवा होता है ना, तो गरम आपका जो है गैस होता है, अगर आप उस पर हाथ रखोगे तो क्या होगा, तो आपको पहले वार्निंग दी जाती है। ठीक है, कि आप हाथ रखोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को वार्निंग दी जाती है कि अगर तुम ये गलत काम करोगे तो तुम्हारा हाथ जो है जल जाएगा, यानी तुमको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से आप अगर मान लीजिए सपोज कीजिए एक तवा है, गरम है, गैस है, उसमें मैंने हाथ रखा, आपने हाथ रखा, तो डेफिनेटली जलने की इंटेंसिटी तो सेम होगी ना। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ लागू होनी चाहिए कि अगर 2 लोग एक जैसी गलतियां करते हैं तो उनकी इंटेंसिटी सेम होगी, उनकी पनिशमेंट सेम होगा। ठीक है, तो ये किसने दिया, डॉगलस मैकग्रेजर ने रेड हॉट स्टोव रूल दिया। इसी तरह से इंफॉर्मेशन और इंटरपर्सनल रोल्स की बात किसने की थी, ये बात की थी मिन्सबर्ग ने। ओके, ठीक है, आपको ये बेसिकली मिल गया आंसर, और आपको इसमें कुछ चीज़ें बेसिकली याद रहेंगी भी कि 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फॉल ने दिया था, ह्यूमन रिलेशन एल्टन मायो ने दिया था, रेड हॉट स्टोव जो है डॉगलस मैकग्रेजर ने दिया था, और इंफॉर्मेशन एंड इंटरपर्सनल रोल्स किसने दिया था, मिन्सबर्ग ने दिया था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अ प्लूरलिस्ट अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन व्यूज द इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज इन टर्म्स ऑफ बीइंग कैटेगराइज्ड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना है कि जो प्लूरलिस्ट अप्रोच है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, ठीक है, व्यूज द इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज इन टर्म्स ऑफ बीइंग कैटेगराइज्ड बाय। ठीक है, उन्होंने इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज को किस तरह के रूप में देखा है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, कंपोज ऑफ डिफरेंसेस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि प्लूरलिस्ट अप्रोच जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, उसमें क्या कहा जाता है कि अलग अलग एम्प्लॉयज़ का, अलग अलग लोगों का क्या होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए वो क्या होता है, उनका अप्रोच अलग अलग होता है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स होते हैं ना, बेसिकली उसी कारण से ही होते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो अप्रोचेस हैं, हम लोग इन्हें एक क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप पीछे के मैं क्लास में देखोगे तो उसमें मिलेगा, और कुछ अप्रोचेस आपके बाकी हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी उसको बाद में आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। Who among the following gave the situational leadership theory? ठीक है, इसमें से situational leadership theory बेसिकली किसने दी थी, तो देखिए यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, विलियम जी आउची। ठीक है, विलियम जी आउची बेसिकली कौन थे, ये इन्होंने थ्योरी जेड दी थी। ठीक है, जैसे आपकी दो थ्योरी थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो थ्योरी एक्स में माना जाता था कि वर्कर्स जो है लेजी होते हैं, ठीक है, वो खुद से काम नहीं करना चाहते। थ्योरी वाई के हिसाब से वर्कर्स जो है जिम्मेदार होते हैं, खुद से काम करना चाहते हैं। तो विलियम जी आउची ने क्या कहा था, उन्होंने थ्योरी जेड दी थी, यानी कि दोनों ही थ्योरी एक्स थ्योरी वाई का जो बेस्ट पार्ट था उन्होंने अपनी ही थ्योरी में ये चीज को कहा था। ठीक है, ब्लेक एंड माउंटेन की बात करते हैं तो ब्लेक एंड माउंटेन ने मैनेजर ग्रेड प्रोवाइड किया था। इसी तरह से जोसेफ एंड स्केलन की बात करते हैं तो इन्होंने स्केलन इंसेंटिव प्रोग्राम्स प्रोवाइड किया था। अब रॉबर्ट हाउस जो है, इन्होंने सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी बेसिकली दी थी, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी लीडरशिप कैसी की जाती है, वो सिचुएशंस के हिसाब से डिपेंड करती है। और ये सिचुएशन कैसी होती है भाई, लीडर के बीच में और मेंबर्स के बीच में कैसा एक्सचेंज है, लीडर को क्या पावर मिली हुई है, तो ये सारी सिचुएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो लीडरशिप बिहेवियर को डिसाइड करने के लिए।
तो बेसिकली आज के लिए आपकी यही सारी क्वेश्चन थे। आई होप जो है आपको ये क्लासेस पसंद आई होंगी और क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। कोई भी की पॉइंट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया या जिससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो फील फ्री टू आस्क मी, कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड ऑल्सो आपको क्या करना है, आपके फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखनी है, सो दैट कि कोई भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हो तो वो किया जा सके। और आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, सो दैट कि अपकमिंग टॉपिक्स से आप अपडेटेड रहो। और भाई इतनी मेहनत हो रही है तो एक लाइक तो मिलना चाहिए ना। वीडियो सेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो सेशन एंड स्टे होम, स्टे एंड स्टे सेफ एंड बाय बाय, टेक केयर।